जोहार साथी। बात आपसे अक्सर होती है, करते हैं, कई विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं। हम कोई योजनाबद्ध तरीके से उसको उसको जो प्रोफेशनल तरीके से उसको कुछ सूचीबद्ध बना के, कुछ तैयारी करके उस तरह का वो उसका ब्लूप्रिंट सामने रख कर देखते हुए उसको पढ़ना और करना, ये हम नहीं करते। हम सीधे सहज ढंग से जो बातें मेरे ज़हन में चलती रहती हैं, जो मथती रहती हैं, उनको वही आपसे करते हैं। और ज़्यादातर जो बातें, जिन विषयों पर हम लोग बात करते हैं, वो अलग है। वो अन्य अन्य जगह आप उस तरह की चर्चा, उस तरह का डिबेट आप नहीं सुनेंगे। लेकिन हमारे लिए, आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी बहुल इलाकों के लिए, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का संघर्ष, यहाँ की समस्याएं, ये सब समझने के लिए ये हम समझते हैं कि बहुत जरूरी है। और इसलिए जो भी हो, ठीक है, कुछ उसमें न्यूनता होगी, बहुत बढ़िया ध्वनि, फोटो क्वालिटी, ये वो सब बहुत अच्छा नहीं होगा तकनीकी रूप से। लेकिन आप उसमें जो बातें सुनेंगे वो वैचारिक उस्मा से लबरेज होंगे। उसको ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो साथी, आज एक जो नगरी के बहाने एक नया बहस, एक नई बहस, सॉरी नई नहीं, एक पुरानी बहस फिर उभर कर सामने आ गई है। वो ये है कि विकास तो चाहिए ना, तरक्की चाहिए ना आदिवासी इलाकों में भी। उसको अब एकदम अभी के संदर्भ में कहिए तो पूछा जा रहा है कि क्या अस्पताल जरूरी नहीं है, अस्पताल की जरूरत है कि नहीं, ये एक बुनियादी सवाल फिर उठा दिया गया। तो इसका जवाब अब बताइए, क्या कहिएगा? नहीं चाहिए हॉस्पिटल? निश्चित हॉस्पिटल चाहिए। ये सवाल हमारे घनिष्ठ मित्र जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, रहे हैं, आदिवासी समाज के प्रति संवेदनशील भी रहे हैं, इस तरह का ये लोग उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। इस पर लंबा चौड़ा बहस भी हम लोगों में हो गया उसकी वजह से। सवाल ये है कि अस्पताल तो चाहिए, जरूर चाहिए, लेकिन जरूरी है कि जो भी चीजें बने वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ही बने। झारखंड में भी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के बाहर विशाल भूखंड है, बहुत सी जमीन है, जगह हैं, ऐसा जगह है जिसका उसका सार्थक उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। बहुत सारा अबंडन जमीन है, सरकार ने लैंड बैंक बना के रखा है। एचईसी में ही, एचईसी कारखाना के लिए इतना बड़ा जमीन था, प्लॉट ले लिया गया। महज उसका कितना उम्र रहा, मान लीजिए 60-62 से शुरू हुआ होगा, तो ये 25 बरस में मृत प्राय हो गया। 40 से 25 में 65-60 बरस में, 60 बरस में एक पीढ़ी भी नहीं गुजरी है। और उतना विशाल भूखंड जो ले लिया गया वो एबंडन पड़ा हुआ है, उसका बंदरबांट हो रहा है, उसमें स्मार्ट सिटी बन रहा है। कहाँ गया वो आदिवासी समाज, वो ढेरों गांव और ये वो जो थे, वो जीवन से लग वो सब कहाँ गया? कहाँ गए वो लोग? कहाँ विलुप्त हो गया? तो उसके बावजूद भी जमीन है, लेकिन नहीं, अभी उसका जो आधुनिक सभ्यता का है, शहर का है, उसका पेट नहीं भरा है। अभी और चाहिए, और चाहिए। वहाँ स्मार्ट सिटी बनेगा। किसके लिए बनेगा स्मार्ट सिटी? क्या वो जिनके जो मूल रैयत थे उनके लिए बन रहा है स्मार्ट सिटी, या ट्राइबल समाज के लिए स्मार्ट सिटी बन रहा है? वहाँ के लोग जाएंगे, हो सकता है ट्राइबल समाज के भी कुछ लोग जाएंगे, नेता, उपमरान, अफसर, ब्यूरोक्रेट, इस तरह के कुछ चंद लोग जो ट्राइबल समाज में उभरे हैं, हो सकता है वो लोग बना लेंगे वहाँ जमीन।
वहाँ घर ले पाएंगे। और उसका विस्तार सुनते हैं नामकुम तक होने वाला है सब कुछ है। तो सवाल, आम सवाल ये है कि ठीक है, एक ये अस्पताल बने, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो ट्राइबल लैंड पर ही बने। ये तो एक सरल सा सवाल है, सीधी सी बात है। ये खेती योग्य जमीन जो जीवन की बुनियाद है हमारे सबों के लिए नहीं, गैर आदिवासी गैर समाज के लिए शायद उतना नहीं, लेकिन आदिवासी समाज के लिए है मूल्यवान। वो उसके जीवन का आधार है, उसका उस पर चलता है उसका जीवन। और उजाड़ और बहुत मेहनत मशक्कत से इस पर्वतीय क्षेत्र पठारी इलाकों में तैयार किया गया होगा, कभी बना था। ये उस तरह गंगा नदियों के किनारे का जो विस्तृत भूखंड उस तरह का होता है, बड़ा बड़ा समतल इलाका, जमीन एबंडन, उस तरह का खेती योग्य वैसा नहीं था। यहाँ तो जंगल झाड़ से भरा हुआ इलाका था। और अपने जरूरत के हिसाब से लोगों ने, जब यहाँ मानव जाति इस सभ्यता की शुरुआत हुई, ट्राइबल समाज ने अपने तरीके से, आज जो लोग हैं उनके पूर्वजों ने मेहनत मशक्कत से तैयार करके खेती योग्य जमीन बनाया था। और वो उस पर, और वो आज तक निर्भर है। अभी भी तरह तरह का विकल्प है लोगों के सामने, और भी जीवन यापन के लिए आदिवासी समाज के लिए वो बुनियादी जीवन की बुनियादी शर्त है। जल जंगल जमीन अभी तक बना हुआ है। ये व्यवस्था सबको थोड़े रोजगार दे पाएगी, काम दे पाएगी। खुददारी से जीने के लिए ये सब चीजें, सम्मान से जीने के लिए, मानवीय गरिमा से जीने के लिए ये जरूरी था, जरूरी है। और उस जमीन की लूट हो रही है। आपको ये आप आजादी के बाद का जो इतिहास है उस पर थोड़ा सा गौर देखिए, कीजिए ना जरा। ये कहा जाता है, और है भी, झारखंड में चाहे आदिवासी बहुल इलाकों में कहीं 5वीं अनुसूची, कहीं 6ठी अनुसूची लागू है। यानी वो विशेष इलाका है, वहाँ रहने वाले बासिंदे या मूलवासी आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार हैं। वहाँ के जमीन का स्थानांतरण बहिरागतों को नहीं हो सकता है। तरह तरह के प्रावधान है रखे गए, बनाए, तो इसलिए भाई आदिवासी जमीन की रक्षा हो वो। लेकिन विडंबना देखिए, सबसे ज्यादा जो सबसे सस्ता आज है उपलब्ध, वो है ट्राइबल लैंड। सबसे सस्ता, उसकी लूट हो रही है। इतने बड़े पैमाने पर, जितने बड़े पैमाने पर आदिवासी ट्राइबल लैंड की लूट हुई है, और लोग इस पर, यहाँ रहने वाले लोग, जीवन बसर करने वाले लोग विस्थापित हुए हैं, वैसा शायद देश के किसी अन्य हिस्से में नहीं। और तरह तरह के नाम से, तरह तरह की चीजों से विकास का कि कोई भी योजना, विकास की कोई भी बड़ी परियोजना जो भी चला है इस देश में, नेहरू युग से जो शुरू होता है, नेहरू युग इन मॉडल सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के दौर से शुरू होता है, औद्योगिकरण के दौर से जो शुरू होता है, जो दौर, जो जमाना, उसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल लैंड का लूट हुआ है। सबसे सस्ता है उसको, क्योंकि वो बहुत सस्ता माना गया है, छीना गया सस्ते दम पर। और पहले तो महाजन और जमींदार थोड़ा बहुत चाहे इस तरह के लोग ने शोषण और उत्पीड़न करते थे। अब तो सरकार ही बन गई, विकास का सारा दारोमदार जो है ना लाद दिया गया है आदिवासी इलाकों पर। पब्लिक सेक्टर का जितना बड़ा कारखाना है जो लगा है, उसका शिकार झारखंड से क्षेत्र हुआ। जोड़ लीजिए ना, जो 4-5 स्टील प्लांट देव के हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो स्टील प्लांट, कोल खदान जितने हैं, सब सब ट्राइबल इलाके में है। सबसे बड़ा कारखाना जो लगा पब्लिक सेक्टर का, वो सिलगड़ी में लगा। सबसे बड़ा जो मशीन बनाने का संयंत्र लगा HEC,
वो रांची में लगा। और इन सब के नाम पर पूरे देश में जो कहीं पहाड़, कहीं सेंचुरी, कहीं बड़े 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 बांध, ये वो सब बने, सब ट्राइबल इलाकों में ही बने हैं। ये तो गजब इत्तेफाक है, आप कहिएगा। उसके उसका उसके लॉजिक अलग अलग है। उसे दिया जाता है कि संसाधन जीवन का जो है, जो आधुनिक जीवन में, यानी बदले हुए जमाने में, औद्योगिकरण के जमाने में जो संसाधन था वो ट्राइबल इलाके में ही था। यानी खनिज संपदा हो, लकड़ी, जंगल हो, आपका नदियां हो, सब कुछ इस तरह की चीजें जो है, पानी, और सबसे बड़ा सस्ता श्रम, मजदूरी, जो मानवीय श्रम, ये सब इसी इलाके में है। इसलिए विकास का भेंट चढ़ा है। और ये जनरल कंसेप्ट है। ये कहा जाता है कि आदिवासियों को विकास के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा, राष्ट्र के विकास के लिए। लेकिन साथ ही राष्ट्र का विकास के नाम पर जो हम लोग देख रहे, जो आंखों के सामने मंजर लहरा रहा है, पूरा टाटा शहर जो कभी ट्राइबल लोगों का था, उजड़ गया, खत्म हो गया। वहाँ ट्राइबल नहीं है। पूरा बोकारो देख लीजिए, धनबाद का इलाका देख लीजिए, अपना रांची देख लीजिए, जो भी शहर विकसित हुआ है, ये जो जो विशाल, जो क्या कहते हैं, गरीबी का समंदर है, उसके बीच जो समृद्धि के द्वीप बने हैं, उसमें जाके देख लीजिए, वो उसमें वो आदिवासी समाज के लिए नहीं है, नहीं दिखाई देता है। वहां दिखेगा आपको, वो उसके हाशिए पर दिखेगा अभी पुराने। और ये सारा कुछ उसके संसाधनों के लूट से हुआ है। तो फिर वही सवाल आपको, यदि, और क्यों सस्ता से मतलब समझ रहे हैं? सस्ता से मतलब है कि आसानी से उसको आप प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पूंजीवादी व्यवस्था में संपत्ति का अधिकार एक मूलभूत मौलिक अधिकार है। आप उसको नहीं छीन सकते हैं किसी की संपत्ति, चाहे वो वैध अवैध तरीके से कितनों कमा ले, रख ले, जमा कर ले, बना ले, उस पर वो सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है। उसको उसकी संपत्ति से मरहूम आप नहीं कर सकते, नहीं छीन सकते। पूरा सिस्टम उसको इस अधिकार को बचाने में मदद करेगा। लेकिन आदिवासियों के लिए संपत्ति का वो अधिकार है, उसका कोई मायने नहीं है हमारे देश में। जैसे अभी आपको मोटा मोटी ये हम चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, इसलिए कुछ बुनियादी बातें, ये आज़ादी के बाद जो 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 हुआ है, ट्राइबल क्षेत्र कितना एक अपना एक विशेषता था। ठीक है, आदिवासी समाज उतना जो पुरानी तस्वीरें हैं उसमें आप देखेंगे कि नंग धड़ंग, ये वो इस तरह का, मतलब आधुनिक जो जीवन का से तरीका है, जो वो ऐसा नहीं दिखेगा। लेकिन भीतर से दिखेगा तो वो सबसे ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर और संपन्न इलाका था, संपन्न इलाका क्षेत्र है। इस क्षेत्र में की विशेषता ये है, इसको आप हम बहुत जगह इस बात को बोलते हैं। दो हैं वंचित जमात में, एक तो दलितों को माना जाता है अभी भी, और दूसरा है आदिवासियों को। लेकिन आदिवासी लोगों के पास, गरीब से गरीब आदिवासी के पास अपना घर होता था, बाड़ी होता था, थोड़ी सी जमीन होती थी खेती बाड़ी के लायक। ये था उसका उसका बुनियादी, उसको जीवन को बुनियाद देने वाला, मजबूती देने वाला, खुददारी से जीने का हक देने वाला चीज सब था। जबकि दलित समाज के पास वो नहीं था, अभी तक नहीं है। अभी तक वो बास गीत के पर्चे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जमींदारों के जमीन पर, सामंतों की जमीन पर, या सार्वजनिक जो सरकारी जमीन है, जो उस तरह की जमीन पर बसे हुए हैं, जहाँ तक जहाँ तहाँ कुछ लोग उसमें हैं। वो दलितों में
जो ट्राइबल इलाके में आ गए उनकी स्थिति सुधर गई। वो यहाँ उनके पास जमीन है, खेती बाड़ी है, सब कुछ है। नहीं तो इस क्षेत्र के बाहर चले जाइए तो दलितों का तो वो चतुर्थ हिंदू वर्ण व्यवस्था के चतुर्थ वर्ण में आते हैं। उनका काम है हर तरह का मानवीय श्रम करना और सामंतों के, जमींदारों के ये उनके मर्जी पर, उनके रहमो करम पर जिंदा रहना। यही स्थिति अभी भी है, चल रहा है। निकृष्टतम काम करना, निकृष्टतम मजदूरी और उसमें चलता है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में जो था उसको भी बहुत आसानी से तथाकथित विकास के नाम पर खत्म कर दिया गया। ये किताब मेरी ही किताब है जिसमें कुछ आंकड़े हैं, इसलिए इसको कि हमारे यहाँ कितने लोग अभी तक विस्थापित हुए, विस्थापन के खौफनाक तस्वीर। विस्थापित हुए कितने लोग, उनकी संख्या है कोयला एवं अन्य खदानों से 17 लाख लोग विस्थापित हुए। बचा है ये कितना, 4,50,000 लोग भटक रहे हैं। कितना, छोड़िए अब तो पुराना आंकड़ा है तो भटक रहे हैं कि मिट गए, क्या हुआ, जैसा हुआ। बांध और नहरों से 1,10,00,000 लोग विस्थापित हुए थे टोटल। सेंचुरी और पार्कों से 6 लाख लोग विस्थापित हुए। माने कुल जो है विस्थापन का जो है आजादी के बाद, ये भी किताब पुरानी थी, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित डेवलपमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। उसका आंकड़ा है कि 1,45,00,000 लोग विस्थापित हुए, जिनमें महज 39 लाख लोगों को बसाया जा सका और सब लोग भटकने के लिए छोड़ दिए गए। जैसे जीव जैसे अपने झारखंड में जो विस्थापन का तस्वीर है, या बड़े बांधों से कितना विस्थापन हुआ है। परियोजना चांडिल स्वर्ण रेखा परियोजना से 17,683 हेक्टेयर जमीन डूब गया। 37,600 लोग विस्थापित हुए थे। कोयलकारों से 17,763 हेक्टेयर जमीन, इसमें भी 66,000 लोग विस्थापित होने वाले थे। कोयला खदानों से कितना विस्थापन हुआ है। ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड से 81,000 लोग विस्थापित हुए। 4,915 लोगों को रोजगार मिला था। सेंट्रल कोल फील्ड से 43,600 लोग विस्थापित हुए थे। रोजगार मिला 3,000 लोगों को, 3,984 लोगों। वेस्टर्न कोल फील्ड से 34,300 लोग विस्थापित हुए थे। रोजगार मिला 2,250 लोगों को। भारत कोकिंग कोल से 21,000 लोग, 750 लोगों को। डीवीसी से विस्थापित कितना हुए थे, 78,000 लोग, जो 80,000 एकड़ जमीन पर बसे हुए थे। डूब क्षेत्र 23,133 एकड़। खेती लायक जमीन उसमें कितना था, 12,812 एकड़। चार जमीन 10,327 एकड़। प्रभावित गांव 73। नष्ट हुए घरों की संख्या 1,588। ये केवल डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन का आंकड़ा है। प्रभावित परिवार 4,602। प्रभावित हुए लोग 24,374। जमीन के मुआवजा का राशि क्या था जानते हैं। नगर, ये जो खेती लायक जमीन के बदले जमीन तो किसी को नहीं मिला।
प्रथम श्रेणी जमीन का कीमत 900 रुपये एकड़ था जी ना। तो इसी तरह का बोकारो स्टील कारखाना, HEC, उन सब के लिए जमीन कैसे लिया गया, इतना उसका कीमत था। एक दूसरी किताब में है, बोकारो स्टील के बारे में है। धान की एक कट्ठा जमीन जिसमें 10-12 मन धान कम से कम होता है, उसका कीमत लगाई है उन्होंने 33 रुपए डिसमिल। टार जमीन सिर्फ 75 पैसे डिसमिल, पान खा के फेंक दीजिएगा, वो कीमत से टार जमीन ली गई थी, 75 पैसे डिसमिल। और ये जो था उसका समझ गए ना। तो जमीन अभी भी, जैसे मान लीजिए HEC के लिए, जो रिम्स के लिए नगरी का जमीन ले रही है सरकार, वो एक तो सीधा है कि वो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र का जमीन है, खेती योग्य लहलहाती फसल योग्य वाला जमीन है। और इन सबसे परे की बात सोचिएगा, जानिएगा, उसके भी डिटेल्स में जाइएगा। तो अभी एक औसतन रांची के आसपास की जमीन जो है 5 लाख रुपए डिसमिल, 4 लाख रुपए डिसमिल, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। यानी उसकी कीमत है 5 करोड़ रुपए एकड़, 4 करोड़ रुपया एकड़। लेकिन राष्ट्र के विकास के नाम पर या लोगों को धकिया कर जबरदस्ती जो इस तरह से जमीन दिया जाता है, सरकार उसका कितना मुआवजा देती है। सुन रहे थे कि 1200 रुपये डिसमिल था, अभी हम नहीं जानते हैं ठीक से एक्यूरेट क्या सरकार कूदती है या बातचीत करके हेमंत सोरेन सरकार या उसके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इस पर लोगों से बातचीत होकर मुआवजा राशि को तय होगा, तय करेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही। तो नीतिगत और सैद्धांतिक ये जो बात है कि भाई ट्राइबल लैंड का जो खेती योग्य जो जमीन है, थोड़ा बहुत उसको बचाना है, तो उसको उसको वो तो एक बड़े की बात है। लेकिन बहुत सस्ता समझ के भी उसको ले लिया जाता है, एक्वायर कर लिया जाता है। इतना आसानी से आपको अन्य राज्यों में, चाहे जगह गैर आदिवासी क्षेत्र में किसी का जमीन आप नहीं ले सकिएगा, क्योंकि उस तरह का उल्टे वहां कोई विशेष भूमि कानून नहीं है रक्षा के लिए, जमीन को बचाने के लिए। तो ये कैसा विरोधाभास है, देखिए कि यहाँ एक विशेष भूमि कानून शब्द है, कहा जाता है ट्राइबल लैंड को खरीदना चाहे इसको ये आसान नहीं है, इसके लिए तरह तरह के प्रोविजन है। और बहुत बार आलोचना भी होती है ना, किसी इलाके में पूरा देश एक तरह का कानून होना चाहिए। तो ठीक है, एक तरह का कानून करो ना, जितना आसानी से आप गैर आदिवासी इलाकों में जमीन एक्वायर कर लेते हैं बिना रैयत के, चाहे उसके मालिक के, खाताधारी के इच्छा के प्रतिकूल, राष्ट्र के विकास के नाम पर, तथाकथित विकास के नाम पर, उतनी आसानी से आप गैर आदिवासी इलाकों में थोड़ी जमीन आप एक्वायर कर पाइएगा, या एक्वायर भी कीजिएगा तो वो उतनी आसानी से उसका कीमत आप तय नहीं कर पाइएगा। वो अड़ जाएगी कोई बेचने वाला, इसका जमीन का मालिक तो आप नहीं दे पाइएगा। ट्राइबल आदिवासी इलाकों में बहुत सहज सुलभ। सरकार ने नीतिगत एक फैसला ले लिया तो हो गया, सरकार तो माई बाप है उसका, बाहर का ठीक है। कारपोरेट सीधे थोड़े सामने से आता है, अदानी थोड़े जमीन आके वहां एक्वायर कर रहा था, ले रहा था। हमारी सरकार ही जबरदस्ती सरकार हो, या जो उस समय जो सरकार है, वो छोटा नागपुर वहाँ संस्थापना के एक्ट का उल्लंघन कर उनको पड़ोस का जमीन दे दिया। किस दर पर दिया उसको जरा डिटेल्स में जाइएगा तो पता चल जाएगा और देखिएगा। उसी तरह ये अभी एक नगरीय क्षेत्र में है, खाताधारियों का जमीन अपना, एकदम उनका अपना, और उसको लेके आप तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और ये करते हैं। और एक चीज और, हमको हॉस्पिटल जरूर चाहिए, रिम्स जैसा हॉस्पिटल,
लेकिन याद रखिए, उसके पहले हमको अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ठीक करना होगा। सदर जो प्रखंड मुख्यालय में जो ब्लॉक में एक हॉस्पिटल क्लिनिक डॉक्टर से वो सरकारी बनता है, उसको ठीक कीजिए पहले। वहां से आप ऊपर आइए तो जिला मुख्यालय में एक सदर हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये सब नहीं, सब चौपट हो चुका है, कहीं नहीं। आपके यहाँ कम से कम 60%, 60 से 62% स्वास्थ्य विभाग में पद रिक्त हैं। कोई हॉस्पिटल नहीं चलता है ठीक से, कहीं डॉक्टर नहीं जाता है, कहीं कोई एक एएनएम चला रही है। स्कूलों का तो किस्सा सुन ही चुके हैं, देख ही चुके हैं। अस्पतालों का भी वही स्थिति है। पूरा इलाका निजी डॉक्टरों और क्लिनिकों के हवाले कर दिया गया है, या झोला छाप डॉक्टरों के हवाले। एक चिकित्सा विभाग है, एक बड़ा सा महकमा, उसमें एक कुछ लोग बहाल हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जो भी हैं वो भी ईमानदारी से कोई काम नहीं करते। रिम्स में जाके चले जाइए ना, रिम्स जो इस मैंने राज्य का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जाके देख लीजिए क्या दुर्दशा है वहाँ। मरीजों को बेड नहीं मिलता है, जमीन पर सोए रहते हैं। अद्भुत दृश्य सब देखिएगा कि ब्लड चल रहा है, मरीज का जो परिजन है वो बोतल लेके खड़ा है, डॉक्टर नहीं है, समय पर जानवरों जैसा सलूक होता है इस तरह का। वहाँ कोई डर के मारे जाता ही नहीं है, पता नहीं वहाँ कहाँ से भीड़ आता है। हम तो आसपास से जितने लोगों को देखते हैं, अपने वर्ग के नहीं, मैंने हमारे वर्ग के लोग तो नहीं जाते हैं। यहाँ जितना बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिका है तो वेदांता है तो क्या है तो इस तरह का है, उसमें वहाँ जाते हैं, वो भी सरकारी खर्च, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं तो सरकारी खर्चे से जाते हैं। पब्लिक सेक्टर के आदमी तो जनता के पैमाने अपना मैंने अपनी कंपनी के खर्च से ही इलाज कराते हैं। लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में, और जो सामान्य लोग भी है, गरीब जनता है, सामान्य लोग, वो लोग भी कोई रिम्स जाना नहीं चाहता है। छोटा मोटा कोई भी प्राइवेट क्लिनिक या उसके बगल का कोई भी अगर डॉक्टर झाड़ मैंने उस तरह करने वाला, झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, उस तरह क्लिनिक खोल कर बैठा है और लोग वहाँ जाएगा, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाएगा। भय खाता है, लोग विश्वास खो चुका है। तो हॉस्पिटल बना के क्या कीजिएगा, पहले आप अपना हेल्थ चिकित्सा विभाग को तो सुधारिए। जो पंचायत लेवल पर जो हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है, प्रखंड स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल सब है, उन सबको तो सुधारिए। एक मामूली हैजा, पेचिस, मलेरिया, इस सब का इलाज नहीं होता, टीबी का इलाज नहीं होता, होने का अब सुविधा रह गया है ग्रामीण इलाकों में। यह मामूली पैथोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, कहीं कहीं ठीक से जांच नहीं होगा, हर चीज के लिए भागे भागे आइए, रिम्स में आइए, या कोई रिम्स में भी कितना होगा नहीं होगा। यहाँ तो सुनते हैं कि सब तरह का जो जो स्पेशलिस्ट मशीनें होती हैं वो सब खराबे पड़ा हुआ है। कैसे सिस्टम चल रहा है, चल रहा है, और उसी में बस एक और बना देना है। जैसे स्कूली क्षेत्र में देख रहे हैं ना कि 8,000 स्कूल जो है एक टीचर के सहारे चल रहा है, तो उसी तरह का कुछ हाल यहाँ है। और वहाँ स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं। इतना धोखा पट्टी वाली सरकार आ गई है कि अपनी झारखंडी सरकार और बुआ सरकार वो उसी नक्शे कदम पर चल रही, जैसा पूर्ववर्ती सरकार चल रहा था, या उससे भी बर्बर तरीके से। और लब्बो लुबाब ये कि आप जब भी कोई योजना बनाते हैं, कोई विकास का योजना बनाते हैं, या इस तरह के चीजें से टीचिंग हब बना रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कुछ कर रहे हैं, तो प्राइवेट जो निजी संस्थानों को दे रहे हैं जमीन, दे रहे हैं,
सब ज्यादातर ट्राइबल लैंड है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल लैंड सबसे सस्ता है। वहाँ आप धकिया के लोगों को छीन सकते हैं, ले सकते हैं, मनमानी कीमत पर ले सकते हैं, इसीलिए आपको भाता है वो। नहीं तो 5 लेनों से क्षेत्र के बाहर बनाइए हॉस्पिटल, और जितना भी विकास का कल कारखाना ये वो है, फ्लाई ओवर तो ये तो वो, सबके लिए आपको जमीन चाहिए। जमीन चाहिए तो जिस इलाकों से गुजरेगा उसमें जो जो कुछ सरकारी जमीनें हैं, कुछ ये है, लेकिन बहुत बहुत सारा इलाका ऐसा है जो ट्राइबल लैंड है, बर्बाद होगा, खत्म होगा। जीवन का बुनियादी चीज आप नष्ट कर रहे हैं। चलिए साथी, बहुत हो गया, आधे घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन बस इसको जान लीजिए कि इनकी तमाम विकास की योजनाएं पुराने जमाने में भी, यानी नेहरू दौर जब था तब भी सबसे ज्यादा उसका शिकार ट्राइबल इलाका बना। और अभी भी जो झारखंडी सरकारें भी हैं वो भी विकास के नाम पर जो भी करना चाहती हैं तो वो ट्राइबल लैंड पर ही वार करती हैं, उसी पर, क्योंकि वो सबसे सस्ता और वो जनता सबसे ज्यादा मेरी है, उसको भेड़ बकरी की तरह आप हाथ दे सकते हैं। धन्यवाद। जोहार साथी।